जब वो चीज करके आप वापस लौटोगे अपनी ट्रेनिंग के अंदर, यू विल एबल टू सी नॉट लुक। आज के टाइम पे हमने ओवरलोडेड कर दिया है जो बिगिनर्स है उनको। जब भी कोई आर्टिस्ट कोई लाइन कहता है, कोई कोटेशन होता है या कोई उसकी लिखी लाइंस होती है, तो उसके पीछे समझ में आता है उसको पढ़ के कि उसके पीछे उस आर्टिस्ट की मानसिकता क्या रही होगी या उस आर्टिस्ट का थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा। आज की जो ये वीडियो है, मैं जॉन एफ कार्लसन, जो कि एक बहुत ही महान लैंडस्केप आर्टिस्ट, उनके कुछ थॉट प्रोसेस को, उनकी कुछ बातों को, उनकी कुछ फिलॉसफीज को मैं शेयर करूंगा छोटे पॉइंटर्स के रूप में, सो दैट जॉन एफ कार्लसन, ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो महान कलाकार हैं, इनके कुछ थॉट प्रोसेस को आप समझें। ये पेंटिंग को जब अप्रोच करते हैं तो इनके कुछ पॉइंटर्स नज़र में निकल के सामने आते हैं, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहूँगा। ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये कुछ अलग तरीके की सीरीज़ यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये सवाल आते हैं, बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट आया था कि हम आर्टिस्ट के थॉट प्रोसेस को जानना चाहते हैं या हम आर्ट को थोड़ा डीपली समझना चाहते हैं किसी और आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से, या जो भी और मास्टर्स रहे हैं, इन्होंने भी कुछ बुक्स लिखी हैं या उनके क्या थॉट प्रोसेस है, उसको हम सिंपल भाषा में इस वीडियो के माध्यम से आप समझना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा, तो मेरी कोशिश है पहली ऐसी वीडियो बनाने की, और मैं आशा करता हूं इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये सारी वीडियोस बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट वाइज नहीं होती हैं, बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल होती हैं, और इसमें बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है। बहुत ज्यादा आपका अगर सीरियस आर्ट लवर है और आप एक्चुअल में आर्ट को सीरियसली लेते हैं और इसमें कुछ ग्रो करना चाहते हैं, आर्टिस्ट को समझना चाहते हैं, उनकी बातों को समझना चाहते हैं, तो ये सारी वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है, एंटरटेनमेंट से थोड़ी दूर, एजुकेशन के थोड़े पास हो सकती है। और इसलिए एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी जरूर कि इस तरीके की वीडियोस अगर आप और चाहते हैं, तो मैं इसी वीडियोस के और पार्ट्स भी बनाऊंगा जिसमें मैं और पॉइंटर्स कवर कर पाऊंगा। प्लस मैं आगे चल के कोशिश करूंगा कि और भी डिफरेंट आर्टिस्टों के थॉट्स, उनकी बातें, और भी आर्टिस्टों की किताबों को पढ़ के जो मैं सीख सकूं, समझ सकूं, आसान भाषा में शेयर कर सकूं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप ये चीजें चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो पहली कोशिश है। अगर इसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे कमेंट सेक्शन में कि ऐसे वीडियोस आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये वीडियो को शेयर अगर करते हैं, आप इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं, तो उससे मुझे समझ में आएगा, ऐसी वीडियोस और बनाने के बारे में सोच सकूंगा। तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। आर्टिस्ट जॉन एफ कार्लसन, इनके कुछ पॉइंटर्स मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि इनकी फिलॉसफी, इनके थॉट प्रोसेस को आप समझ सके इस वीडियो के माध्यम से। पहला पॉइंट, आर्ट कैन नॉट बी टॉट एंड देयरफॉर कैन नॉट बी लर्न। यानी कि ना आर्ट सीखा जा सकता है ना सिखाया जा सकता है। बहुत ही कमाल की लाइन है, बहुत ही अजीब सी भी लगेगी आपको। कहने का मतलब ये है कि कुछ एग्जाम्पल की तरफ से भी इन्होंने समझाया कि जैसे एक सिंगर, कोई अगर सिंगर बनना चाहता है तो एक सिंगिंग का टीचर उस पर्सन को एक आवाज नहीं दे सकता, आवाज उस पर्सन के पास ऑलरेडी है। हम क्या कर सकते हैं, बस उसको और फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। एक टीचर उसको और फाइन ट्यून कर सकता है, उसको और किस तरीके से उसमें निखार लाया जाए, किस तरीके से उसको बेहतर किया जाए, किस तरीके से उसको सही तरीके से सही दिशा दी जाए, वो एक टीचर का काम होता है, वो एक गाइडर का काम होता है, वो एक मेंटर का काम होता है। वैसे ही ड्राइंग में, पेंटिंग में, जैसे कि आप बचपन से पेंसिल चला रहे होंगे, क्रेयॉन्स चला रहे होंगे, तो वो चीज जब आप टीचर के थ्रू जब और सीखते हैं, तो उसी पेंसिल को, उसी क्रेयॉन्स को, जो लाइंस आप ऑलरेडी आड़ी टेढ़ी बना रहे थे, उसको कैसे सही डायरेक्शन में बनाया जाए, कैसे सही दिशा में उसको सीखा जाए, डिस्कशन के ऊपर ज्यादा फोर्स करते हैं कार्लसन। ओके, उनका कहना है कि एक डिस्कशन का पार्ट ज्यादा होता है, बजाय इसके कि आप ये समझें कि किसी पर्सन को आर्ट बिल्कुल भी नहीं आता या कुछ नहीं आता, या उसके बारे में वो कभी, उसने कभी सोचा तक नहीं है, कुछ समझा तक नहीं है, और कोई वो एक टीचर के पास आएगा और एक जादू हो जाएगा और उसके पास वो आर्ट का नॉलेज आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर मैक्सिमम जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी आर्ट लवर्स होते हैं, जिनका वर्क एक्चुअल में इंप्रूव होता है सीखने के बाद, लेकिन सीखने से पहले आप देखे होंगे कि ज्यादातर उनका जो इंटरेस्ट रहता है, उनका जो एक मजा रहता है सीखने का, वो बचपन से शुरू हो जाता है। हालांकि बचपन से ये जरूरी नहीं कि उनका कमाल का आर्टवर्क हो, क्योंकि वो चीज धीरे धीरे डेवलप होती है, लेकिन कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक शेप्स बनाना या कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन को कुछ बेहतर ढंग से बना लेना, वो बचपन से वो कर करके उनके अंदर आ चुका होता है, एक इंटरेस्ट उनके अंदर जाग चुका होता है। और उसी के बेसिस पे जब वो सीखते हैं, उसी के बेसिस पे जब उसमें और निखार लाते हैं, उसी के बेसिस पे जब वो और डिस्कस करते हैं आर्ट के जो प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल्स, उसके ऊपर उनकी ग्रोथ होती चली जाती है और वो अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करते हैं और धीरे धीरे आर्ट की फील्ड में बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं।
तो इनका ये जो लाइन है ये बहुत ही कमाल का, इसको आपको डीपली समझना पड़ेगा। इसके अंदर एक और ही चीज कहते हैं जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ कि जॉन कार्लसन सर ये खुद कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम आर्ट के कॉलेज जाएंगे और आर्टिस्ट बन जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि इनका कहना है कि आर्ट कंप्लीटली प्रैक्टिस का विषय है। डेफिनेटली हम डिस्कस करते हैं, नई चीजों को समझते हैं और उसको अपनी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आप प्रैक्टिस करोगे उस प्रैक्टिस के दम पे ही आपकी आर्ट के स्किल की अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी। मैं कितना भी आपको बता दूं कि पेंसिल को ऐसे चलाओ या पेंसिल को ऐसे चलाओ, अल्टीमेटली पेंसिल को पकड़ के पेपर के ऊपर चलाना आप ही को है। वही चीज इन्होंने समझाई है कि आर्ट में प्रैक्टिस ही अल्टीमेट चीज है जो आपको सिखा सकती है। तो कितनी भी चीजें आप सुन लो, कितनी भी चीजें आप पढ़ लो, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और यहीं पे एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड ये भी करूंगा कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम कौन सी किताब पढ़ें या कौन से ऐसे बुक्स को पढ़ें जिससे हमारा आर्ट इंप्रूव हो जाए। जबकि जॉन कार्लसन खुद ये कहते हैं कि किताब से पढ़ के या किसी चीज से पढ़ के या कॉलेज से पढ़ के आप आर्ट की फील्ड में या आर्टिस्ट नहीं बन सकते। आपको अल्टीमेटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहीं से ये पॉइंट भी क्लियर होता है जितने भी लोग पूछते हैं कि कौन सी किताब पढ़ी जाए। किताब पढ़ने से ज्यादा आपको चीजों को समझ के आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। भले आप लाइव पेंटिंग कर रहे हैं, लाइव ड्राइंग कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड में जाके आप डेली लाइफ में चीजों को देख के बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको खुद बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ऑब्वियस सा पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज्यादा गहरा है अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे जो सारे थॉट्स हैं कि कौन सी किताब खरीदें, कौन से कॉलेज जाएं, ये सारे थॉट्स को ये निष्कासित करते हैं, सारे थॉट्स को खत्म करते हैं और आपको समझाते हैं कि अल्टीमेटली खेल प्रैक्टिस का है। और अगर आपको एक्चुअल में सीखना है तो आर्ट डिस्कस किया जाता है, ना सीखा जाता है ना सिखाया जाता है। आर्ट डिस्कस किया जाता है, चीजों को समझा जाता है और अल्टीमेटली उसको अपनी प्रैक्टिस में उतारा जाता है, उसे अगर सीखना है तो। दूसरा पॉइंट, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर पुअर टेक्निकल परफॉर्मेंस। जॉन कार्लसन ये कहते हैं कि कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी बहाने नहीं है पुअर टेक्निकल परफॉर्मेंस के। जैसे आजकल ज्यादातर एस्पायरिंग आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट को मैं देखता हूँ, उनके फंडामेंटल्स वीक है, उनके प्रिंसिपल्स वीक है। वो फंडामेंटल पे, ड्राइंग के लेवल पे, प्रिंसिपल्स पे काम नहीं कर रहे हैं। तो जॉन कार्लसन भी ये कहते हैं कि पुअर टेक्निकल परफॉर्मेंस अगर आपकी है तो उसको एक्सक्यूज आप नहीं बना सकते ये कह के कि मेरे में टैलेंट नहीं है, मेरे पास तो वो हुनर नहीं है, वो स्किल नहीं है, या फिर उस आर्टिस्ट के पास तो ये सारी सुविधाएं थी, उसने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर पाया। कोई भी चीज आप कितना भी कुछ बोल लो, अल्टीमेटली अगर आपको आर्ट की फील्ड में एक्चुअल में आगे बढ़ना है तो आपकी टेक्निकल जो स्ट्रेंथ है, जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है, जो टेक्निकलिटीज है, वो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रांग होनी चाहिए। वहां पे वो एग्जांपल भी देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी एक सिंगर है, फॉर एग्जांपल इन्होंने सिंगर से काफी कंपेयर किया है ताकि आप ज्यादा रिलेट कर पाए। तो अगर कोई मान लो कोई सिंगर है और एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे सिंगिंग का एक शो हो रहा है, मान लो आप कहीं पे किसी बड़ी जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंगिंग का इवेंट हो रहा है और वहां पे जितने भी सिंगर उपस्थित होंगे जो गाना गाने वहां पे आए हैं, तो वहां पे ये ऑब्वियसली जो ऑडियंस है वो ये फॉर ग्रांटेड लेती है कि ये जो पर्सन गाना गा रहे हैं, इनको गाना के बारे में टेक्निकल नॉलेज है, इनको पता है सुर ताल क्या होता है, इनको पता है कि हाई पिच, लो पिच, इन सबको कैसे कंट्रोल करना है। ये सारी चीजें जो टेक्निकल पार्ट है वो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें ऐसा ऑब्वियस सा फील होता है कि इनको तो ये आता ही होगा, अब इसके ऊपर ये कुछ करके दिखाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो। वैसे ही आर्ट की फील्ड में अगर आप ऐसा सोचते हो, अगर आप पुराने आर्टिस्टों को कंपेयर करते हो अपने साथ, तो जब आप किसी और महान कलाकार को देखते हो कि ये पिकासो थे, इनकी पेंटिंग तो ऐसे सेल हो गई, इनका वर्क तो ऐसे दिख रहा था, इनका वर्क तो इतना पॉपुलर है, ये वो, जब भी आप इधर उधर के आर्टिस्टों को देख के उनसे कंपेयर करने लगते हो या उनके वर्क को देख के सोचने लगते हो कि इनका वर्क इतना पॉपुलर कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या किया इन्होंने जो हो गया, तो वो सब चीजों पे जाने से पहले, या कई सारे लोग जो आर्टिस्ट कहते हैं कि अपना खुद का एक स्टाइल होना चाहिए, उसके ऊपर मैं आऊंगा, उसके ऊपर भी इन्होंने एक खूबसूरत बात कही है कि ये सारी जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमारा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, टेक्निकल पार्ट जो है कि किसी भी चीज को, आर्ट में जितने प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग आती है, प्रिंसिपल्स अगर जो आर्ट में है वो सारे आते हैं, वो सब क्लियर हैं, वो सब कुछ सही है, वो सब स्ट्रांग है, तब जाके हम नेक्स्ट लेवल के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पहले से नेक्स्ट लेवल के बारे में सोच रहे हो और टेक्निकल वीक है तो कोई फायदा नहीं है। आर्ट की फील्ड में आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, आर्ट की फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसी को इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है कि किस तरीके से ऑडियंस जो होती है, जो जनता होती है, जो व्यूअर होती है, कोई आर्टिस्ट अगर एक अच्छे एग्जीबिशन में पार्ट ले रहा है और ग्रांटेड लिया जाता है कि इनको इन सब का इंफॉर्मेशन, इन सब का एक्सपीरियंस, इन सब का नॉलेज इनके पास ऑलरेडी होगा। लेकिन अगर उनके पास वो भी नहीं होता, मान लो आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसके बाद आप किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, आप किसी जगह पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी टेक्निकलिटीज में वीकनेस है, आपकी टेक्निकल पार्ट बहुत वीक है,
तो आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ सकता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है। तो वो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेक्निकलिटीज़ के लिए जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है उसके लिए कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पॉइंट है, बहुत ही कमाल का पॉइंट इन्होंने यहाँ पे कहा है जॉन कार्लसन ने कि आर्ट एक इमेजिनेशन का विषय है। वहाँ पे आदमी इमेजिन करता है, वहाँ पे आत्मा से आर्ट का कनेक्शन बनता है। समझना, इस चीज को ध्यान से सुनना। इसी पॉइंट पे ज्यादातर बिगिनर्स भटकते हैं और यहीं पे सारे बिगिनर्स के 99% लोग यहीं पे गलती करते हैं। और ये पॉइंट जब आप सुनोगे तो आपको बहुत कमाल का लगेगा। लॉट ऑफ थिंग टू इमेजिन, बहुत सारी चीजें इमेजिन करनी होती है, या बहुत सारी चीजों को फील करना होता है, या बहुत सारी चीजों में चेंजेस करना होता है, एक आत्मा का कनेक्शन होता है। तो ये बहुत ही इमोशनल एस्पेक्ट इन्होंने यहाँ पे कहा कि आर्ट कितना ज्यादा इमोशनल एस्पेक्ट का विषय है, कैसे इमेजिनेशन का यूज होता है, कैसे यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन बनता है, एक सोल का कनेक्शन, ये सारी चीजें उन्होंने कही। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कही कि जब एक पेंटिंग में, एक आर्टवर्क में ये सारी चीजें हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये सब चीजें हम डालने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर जो फंडामेंटल्स हैं, जो आर्ट के प्रिंसिपल्स हैं, वो इतने अंदर होने चाहिए, ओके, उतने अंदर, डीप डाउन इतने अंदर होने चाहिए कि बाहर से किसी भी व्यूअर को वो फंडामेंटल्स दिखते नहीं हैं, लेकिन वही फंडामेंटल्स उस पूरी पेंटिंग को सपोर्ट किए हुए हैं। और इसीलिए जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जो आर्ट की फील्ड में भी आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी अभी नहीं की, शुरुआती दौर पे हैं, उनका ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, या किसी ओल्ड मास्टर के आर्टवर्क को देखते हैं, या किसी आर्टिस्ट के इंटरव्यूज को सुनते हैं, या किसी आर्टिस्ट की डॉक्यूमेंट्री पढ़ते हैं, पुराने आर्टिस्टों की डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उनको ये सारे शब्द बहुत मिलते हैं कि आर्ट में इमेजिनेशन है, आर्ट में तो एक फीलिंग जानी चाहिए, आर्ट एक फीलिंग का सब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें पढ़ के जो बिगिनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि ये लाइंस गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सिर्फ इसी लाइन को एंड मीन्स मान लिया जाता है। और यहीं पे जॉन कार्लसन ने बहुत खूबसूरत लाइन कही है कि ये फंडामेंटल्स होने चाहिए, आर्ट के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स एक पेंटिंग में ऑब्वियसली होने चाहिए। मतलब ऑब्वियसली ये होंगे तभी एक पेंटिंग अच्छी बन पाएगी, और ये होंगे तभी हम फ्यूचर में उस पेंटिंग के आगे वाले लेयर्स में ये सोच सकते हैं। आगे वाले लेयर का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, जैसे ऑयल पेंटिंग में होता है, वो नहीं कह रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि किस तरीके से एक पेंटिंग जब आप देखते हो कि ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, या इस मास्टर ने ये पेंटिंग बनाई थी, तो उस पेंटिंग की खूबसूरती में, उस पेंटिंग की कॉम्पोजिशन में, उस पेंटिंग की जो इमोशनल एस्पेक्ट है, उसके अंदर फंडामेंटल ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली इस्तेमाल किए गए होते हैं। अगर वो नहीं किए जाते तो हम कितना भी ज़्यादा सोच लें कि हमें इसमें इमोशनल एस्पेक्ट डालना है, इसमें इसको ऐसे दिखाना है, इसमें कनेक्शन बनाना है व्यूअर के साथ, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अंदर से वो फंडामेंटल, वो टेक्निकल स्ट्रेंथ उस पेंटिंग को संभाले हुए, उसको सपोर्ट किए हुए, और उस पेंटिंग की बाहरी जो खूबसूरती है उसमें वो ऐड कर रहा है, उसमें वो सपोर्ट दे रहा है। इस एग्जाम्पल से आप और क्लियरली समझोगे। ये ठीक वैसा ही है कि एक बिल्डिंग बन रही है, एक बिल्डिंग को आप देखते हो, मान लो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत टेक्सचर्स, अलग अलग डिजाइन्स, अलग अलग खूबसूरत रंग उसमें है, तो उसको देख के बहुत इमोशनल फीलिंग आ रहा है कि यार ये वाला कलर तो बहुत खूबसूरत है, बहुत स्मूथिंग कलर है, बहुत सूथिंग कलर है, ओके, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड, उसकी जो टोटल एनवायरनमेंट है उसके साथ ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मैच कर रहा है। जैसे आप अलग अलग मंदिर जाते हैं, खूबसूरत मंदिर आप देखते हैं, कितने सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ताजमहल है, ताजमहल को देख के दुनिया भर से लोग आते हैं कि कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। बाहरी खूबसूरती को जब सब देख के कितना अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अंदर से उसको स्ट्रांगली बनाया नहीं गया होता, उसके बेस को मजबूत तरीके से बनाया नहीं गया होता, तो ना तो वो बाहर की खूबसूरती रहती, ना वो बहुत लंबे समय तक टिक पाती। तो ये चीज को समझाने के लिए जॉन कार्लसन ने बहुत ही खूबसूरती से इन चीजों को कहा है कि फंडामेंटल और प्रिंसिपल्स स्ट्रांग होने चाहिए, प्लस एक पेंटिंग में इतने अंदर तक दबे होने चाहिए कि बाहर से वो फंडामेंटल और प्रिंसिपल्स दिखाई नहीं देने चाहिए। उसकी ऊपर की खूबसूरती, जिसमें हमने इमोशनल एस्पेक्ट, जो हमने एक व्यूअर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल की उस आर्टवर्क में, वो दिख रहे होते हैं, फंडामेंटल्स नहीं दिख रहा होता है। जैसे कि एक बिल्डिंग का जो बेस है, जो ढांचा है, जो अंदर में उसके छड़, वो सारी चीजें, जो अंदर की मटेरियल्स, वो सब दिख नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो है अंदर में,
वो है तभी बाहरी खूबसूरती वहां पे बनी हुई है। आप सबको, बहुत सारे लोगों को ये सब पॉइंट्स पता होंगे, लेकिन ये पॉइंट्स को जब आप समझते हैं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। और आप अगर और किसी आर्टिस्ट को, किसी और आर्टिस्ट की डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ते हो, जब आप उनके मुंह से सब बातें सुनते हैं कि आर्ट में एक मैसेज होना चाहिए, एक इमोशन होना चाहिए या एक फीलिंग शेयर होनी चाहिए, तो इसके पीछे की बात को समझ पाने के काबिल भी आप बनते हैं कि हाँ, ये सब होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे इन सब चीजों पे काम करना है, जिसके दम पे वो सारी चीजें बनेंगी। तो ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट, इस पॉइंट को समझते वक्त आपको ये रियलाइज होगा कि अभी आर्ट में कितनी ज्यादा मेहनत करनी है या आर्ट में कितना कुछ है सीखने के लिए। आज की जो रियलिटी है, 99% लोग लैग कर रहे हैं टेक्निकल स्किल्स पे, फंडामेंटल्स पे, प्रिंसिपल्स पे लैग कर रहे हैं, जबकि ये भी अंत नहीं है। जॉन कार्लसन कहते हैं कि दीज आर द बिगिनिंग्स and not the end. People need to realize this. These rules, ideas, all these are beginnings and not the end. जितनी भी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, एकेडमिकली सिखाया जाता है कि पहले ये सब्जेक्ट पे काम करो, फिर इन सब्जेक्ट पे काम करो, पहले स्टिल लाइफ पे काम करो, एंगल्स प्रपोर्शन समझो, उसके बाद फिर पोर्ट्रेट पे आओ, उसके बाद फिगर पे जाओ। ये जो मतलब एकेडमिकली ट्रेनिंग होती है ना, स्टेप बाय स्टेप समझना, सीखना, ये एंड ये नहीं है, ये बिगिनिंग है। तो प्रॉब्लम समझो, एज एन एस्पायरिंग आर्टिस्ट, अगर आप ये ही नहीं कर रहे हो, जो एकेडमिकली ट्रेनिंग की जो इन्होंने बात की, जो रूल्स की बात की, जब आप इन सभी को नहीं समझ रहे हो और इन्होंने ये कहा कि ये सारे रूल्स भी बिगिनिंग है, एंड नहीं है, तो जब आप जो बिगिनिंग में चाहिए वो ही नहीं सीख रहे हो, तो इसके बाद अलग लेवल जो आएगा, नेक्स्ट लेवल जो आएगा, जहाँ पे आर्टिस्ट के थॉट इन्वॉल्व होंगे, जहाँ आर्टिस्ट की फिलोसफीज इन्वॉल्व होंगी, जहाँ आर्टिस्ट के इमोशन इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे एक पेंटिंग में फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बाद हम ये सोच पाएंगे कि फंडामेंटली तो हमें सब कुछ क्लियर है, लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट हमें क्या इसमें डालें तो इमोशनल कनेक्शन भी बने। वो सारे नेक्स्ट लेवल के थॉट्स तक आप कब पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, जब आपकी बिगिनिंग लेवल पे जो चीजें चाहिए आप उस पे ही नहीं काम कर रहे हो। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के समय पे, जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, कि वो फंडामेंटल लेवल पे, बिगिनिंग लेवल पे, जो एकेडमिकली जो ट्रेनिंग लेवल पे ही काम नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने ये चीज कही है कि दिस इज द बिगिनिंग एंड नॉट द एंड। ये बिगिनिंग है और बिगिनिंग को पहले आपको मास्टर करना होगा, सो दैट इसके आने वाले लेवल पे आप जा सकें और एक्चुअल में आर्ट की दुनिया में आप घुस सकें। क्योंकि आप फंडामेंटली अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप कैसे अपनी क्रिएटिविटी को शो कर पाएंगे, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे। फिर से अगर मैं सिंगिंग का एग्जांपल दूं, तो अगर एक पर्सन को सिंगिंग आती है, एक पर्सन के गले से आवाज निकल रही है, सुरीली आवाज है, सब कोई सुन रहे हैं, कम से कम उसको उस लेवल पे पहले क्लियर होना पड़ेगा कि मैं गा रहा हूं तो 100 लोग को अगर मैं सुना रहा हूं तो उनको सुन के अच्छा लगे, भाग नहीं जाए वो, क्योंकि सुन के उनको बेहतर लगे, उनको फील हो कि हाँ, इसको सिंगिंग आती है, भाई अच्छा गाता है, अच्छा गा रहा है, सुन के मजा आ रहा है। पहले एटलीस्ट वो फंडामेंटल लेवल तो क्लियर हो, उसके बाद जाके उस सॉन्ग में मैं कुछ हरकतें चेंज करने का, या कुछ गाने को मैं ऐसे गाना था, मैं उसको अगर चेंज करके गाऊं तो कैसा फील होगा, या कोई नया गाना, कोई नया लिरिक्स मेरे पास आया तो उसको मैं अपने ढंग से गाऊं क्या, वो सारी चीजें, वो सारे लेयर्स, वो सारे एक्सपेरिमेंटेशन कैसे आएंगे जब तक मेरा वो फंडामेंटल पार्ट क्लियर नहीं है। तो इसीलिए इस पॉइंट को, जॉन कार्लसन की बहुत खूबसूरत लाइन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट जॉन कार्लसन का बहुत ही कमाल का, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा कमाल का ही पॉइंट लगा कि ये कहते हैं कि आज के टाइम पे हमने ओवर इक्विप्ड कर दिया है या ओवरलोडेड कर दिया है जो बिगिनर्स हैं उनको। ओवर इक्विप्ड, जितना चाहिए उससे ज्यादा मटेरियल, उससे ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करो। ओके, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये टूल, वो टूल, ये ऐसा वैसा, ऐसा वैसा, 100 चीजें लाद दी हैं एक बिगिनर के ऊपर, जबकि इतनी जरूरत नहीं है। ओवरलोड कर दिया कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ओवरलोड कर दिया है। अब जॉन कार्लसन क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना, कि क्या जरूरत है 3-4 साल तक एक एंटीक क्लास में जाने की, जहां पे आप एक स्टिल लाइफ को देख के पेंट किए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, जो कि ज्यादातर आर्ट के कॉलेजेस में होता है, जबकि वही सेम चीज 3 से 4 महीने के अंदर सीखी जा सकती है। और इस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, और ये पॉइंट को मैं अपने जितने भी मेरे साथ लोग कनेक्टेड रहे हैं, जितने भी आर्ट के स्टूडेंट्स रहे हैं, जो जिनके साथ भी मेरे आर्ट से रिलेटेड फील्ड वाले लोग मेरे से कनेक्टेड रहे हैं, मैं उनको सबको ये चीज बहुत बार बोला हूँ कि अपने आप को इतना ज्यादा लिमिटेड मत करो। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही, बहुत खूबसूरत बात कही, कि मान लो आप एकेडमिकली ट्रेनिंग ले भी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप टेक्निकल्स के ऊपर एक ट्रेनिंग कर रहे हो कि ये चीज़ें सीखनी चाहिए, पहले स्टिल लाइफ की स्टडी करनी चाहिए, या ये लाइट एंड फॉर्म होता है, ये सब स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्होंने भी कहा है, लेकिन उसमें अपने आप को बांध मत दो, अदरवाइज यू विल बी अनइंस्पायर्ड। और एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी कही कि
कि कोई भी आर्ट का टीचर भगवान नहीं होता है। आर्ट का टीचर होता है, इंसान होता है, और हर एक इंसान के अंदर खामियां होती हैं, हर एक इंसान की अपनी विचारधारा होती है, हर एक इंसान की अपनी अपनी एक तरीका होता है। जैसे हर एक आर्ट टीचर का अपना एक अलग थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हो सकता है चीजों को सिखाने का। कोई बहुत स्ट्रिक्टली सिखाते हैं, कोई थोड़ा फ्रीडम देके सिखाते हैं। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिखाने का जो चीज है वही डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ABCD सिखा रहा हूँ तो कोई और पर्सन है वो ABCD सिखा रहा है तो वो भी ABCD सिखाएगा, लेकिन सिखाने का तरीका अलग हो जाता है कि मैं ABCD को बोल रहा हूँ कि आप ऐसे सीखो, थोड़ा फन में सीखो, या थोड़ा सा लाइट मूड में सीखो, या इस तरीके से सीखोगे तो आपको जल्दी याद होगा। कोई पर्सन है जो बहुत बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली सीखो, दिन रात सांस रोक के इसी को रट्टा मारते रहो, तो तरीके अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये चीज कही है, ये एक इंस्पिरेशन बने रहना, एक खुलापन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप एक ट्रेनिंग से गुजर भी रहे हो, जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सीख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, लाइट एंड फॉर्म क्या होता है, स्टिल लाइफ की स्टडी क्या होती है, ये सब समझ भी रहे हो, लेकिन बीच बीच में आप निकल जाओ आउटडोर स्टडी के लिए, आप निकल जाओ कहीं और कुछ और स्केच करने के लिए, अपने तरफ से कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। उससे क्या होगा, इन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही कि उससे क्या होगा कि जब वो चीज करके आप वापस लौटोगे अपनी ट्रेनिंग के अंदर, यू विल एबल टू सी नॉट लुक। ये लाइन उन्होंने बहुत अच्छी कही है, यू विल बी एबल टू सी नॉट लुक, कि एक चीज को आप देखोगे उस नजर से जहां पे आप सिर्फ देखोगे नहीं, बाहरी तौर पे नहीं देखोगे, जबकि उसके अंदर की चीजों को समझोगे। अदरवाइज ज्यादातर हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, हम समझते नहीं है। एक चीज को देखना और समझना, इस वीडियो को एक आदमी देख रहा होगा अभी और एक आदमी समझ रहा होगा, एक ऊपर ऊपर से देख रहा होगा, हाँ वीडियो चल रही है, एक आदमी इन बातों को समझ रहा होगा, देख देख के समझ रहा होगा। तो आंखों से हम चीजों को सिर्फ देखते हैं और आंखों से हम चीजों को देख के समझते हैं, दोनों में फर्क है। तो इन्होंने जो पॉइंट कहा कि एकेडमिकली जो ट्रेनिंग के दौरान भी चीजों को सही तरीके से जब आप सीख रहे हो, जब आप सीरियसली चीजों को समझ रहे हो, लेकिन चीजों को जब हम सीरियसली पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वहां पे इंस्पिरेशन फील नहीं होती है, थोड़ा बोरियत फील होता है, थोड़ा अनइंस्पायर्डली हम काम कर रहे होते हैं। उसमें जरूरी है कि आप बाहर जाओ, आउटडोर स्टडी करो, थोड़ा अलग चीजों से एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद वापस आओ, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाओगे जो चीजें आप ऑलरेडी सीख रहे थे। जो एक पॉइंट मैंने शेयर किया जॉन कार्लसन का, जहां पे इन्होंने कहा था कि एक्सप्रेशन का पार्ट अलग होता है, इमोशनल एस्पेक्ट बाद में आता है, पहले फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। उसके ऊपर एक एग्जांपल भी ये देते हैं, उसको मैं अगेन यहाँ पे शेयर करूंगा सो दैट ये और खूबसूरती से आप समझो। इन्होंने एक चीज कही कि कभी भी मिस्टेक मत करना एबिलिटी और एक्सप्रेशन के बीच में। एबिलिटी अलग है, एक्सप्रेशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गिटार सीख रहा हूँ, ठीक है, तो गिटार को सीखते वक्त शुरू में वो उसके जो स्ट्रिंग्स हैं उसको कैसे बजाना है, एक एक स्ट्रिंग को मैं देख देख के बजा रहा हूँ कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो मैं उसको समझ रहा हूँ कि करना क्या है, उसको एक फ्लो हाथ में लाने में, कि बिना मेरे को देखे कि क्या बजा रहा हूँ मैं, क्यों बजा रहा हूँ मैं, वो फ्लो हाथ में आ सके। और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जब वो फ्लो आ जाएगा, गिटार का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आर्ट से कनेक्ट करना, ड्राइंग पेंटिंग से कनेक्ट करना, कि वो जो फ्लो आ जाएगा कि मैं बिना देखे बजा ले रहा हूं, वो एक्सप्रेशन तक नहीं पहुंचा हूं मैं। मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि इसको बजा लिया मतलब मैं गिटारिस्ट बन गया या फिर मैं गिटार प्लेयर बन गया। आर्ट में भी ये होता है कि मैंने थोड़ी बहुत ड्राइंग करने आ गई मुझे, इसका मतलब ये कि मैं अब आर्ट को सेल करने लग जाऊं क्या, अब मैं आर्ट को कैसे, मैं तो बड़े लेवल पे काम करने लगूं। यहाँ पे इस चीज को समझना जरूरी है कि दिस इज द एबिलिटी, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस येट। हम एबल हैं इसको बजा लेने के लिए, हम सक्षम हो गए हैं, लेकिन अभी हम एक्सप्रेस करने के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। उस लेवल तक पहुंचने के लिए ये जो हम बजा ले रहे हैं गिटार को अभी, उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन करने पड़ेंगे, उसमें और जो बारीक चीजें हैं उसको हमें सीखते रहना पड़ेगा, सो दैट उस नॉलेज के बेसिस पे हम अपने आर्ट को, अपने जो कला है उसको एक्सप्रेस कर सके। वैसे ड्राइंग पेंटिंग में शुरुआत में फंडामेंटली जब आप अपने ऊपर काम करते हो, तो जो भी टूल है, पेंसिल हो, ब्रश हो, जो भी है, उसको आप चला पाने के सक्षम बनते हैं। जो प्रपोर्शंस हैं, एंगल्स है, उसको क्रिएट कर पाने के लिए, उसको देख के समझ पाने के लिए, उसको देख के समझना और उसको बना लेना, ये जो पूरी प्रक्रिया है, किसी चीज को देखना, समझना, उसको बना पाना, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, कई सारे लोग, जैसे कि पहले बताया गया कि एंड नहीं है, लेकिन कई लोग इसी को ही नहीं करते हैं, जबकि ये सबसे जरूरी है। और इसको समझने के बाद, इसको सीखने के बाद ये भी समझना है कि ये भी एंड नहीं था, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लेवल तक पहुंचने के लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा। और इसीलिए अगर आपको पहुंचना है एक्सप्रेस करने के लेवल तक, तो ये जो बेसिक लेवल है, जहां पे आप एबल हो, ओके, आप सक्षम हो,
जो टूल है उसका इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट कर पाने के लिए उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके उसको पहले उसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट में जॉन कार्सन स्टाइल के बारे में कहते हैं कि कई सारे लोग जो सोचते हैं कि आर्ट का स्टाइल होना चाहिए, खुद का आर्ट का स्टाइल अपना एक होना चाहिए तभी हम कुछ कर पाएंगे, जबकि ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आर्ट का स्टाइल अपने आप डेवलप होता है, कभी भी फोर्सफुली डेवलप नहीं होता। इनका एग्जांपल इन्होंने दिया कि जिस तरीके से एक पर्सन हैंडराइटिंग, हर पर्सन की हैंडराइटिंग डिफरेंट होती है, लेकिन हम चाह के अपनी हैंडराइटिंग डिफरेंट नहीं करते हैं। हम नॉर्मली बचपन से लिखते आ रहे हैं और अपनी अपनी हैंडराइटिंग अपने आप ही डिफरेंट होती चली जाती है। हम उसे फोर्सफुली डिफरेंट नहीं करते हैं। शब्द सेम होते हैं, वर्ड्स सेम होते हैं, लेकिन फिर भी वो वर्ड्स एक दूसरे से अलग दिख रहे होते हैं। वैसे ही एक पेंटिंग में, एक आर्टवर्क में आदमी आर्टवर्क को करता है, ओके। और ये सारी बातें मैं कह रहा हूं फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बाद, जैसे कि मैंने कहा था कि वो ऑब्वियस सी बात है, तो उसको हम मान के चल रहे हैं कि फंडामेंटल पार्ट्स क्लियर है, ड्राइंग पार्ट जो प्रिंसिपल्स ऑफ पार्ट्स है वो क्लियर है। फिर उसके बाद भी जब हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो चीजों को इंप्लीमेंट करते वक्त, फॉर एग्जांपल एक पेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो कोई थिक पेंट लगाएगा, कोई थिन पेंट लगाएगा, कोई ब्रश को ऐसे चलाएगा, कोई ब्रश को फ्लो में चलाएगा। तो चलाने का तरीका, ब्रश चलाने के तरीके में, पेंट को लगाने के तरीके में, पेंट की क्वांटिटी को लगाने के डिफरेंस में, जो भी चीजें हम डिफरेंट कर रहे हैं उसके वजह से जो हमारा आर्टवर्क है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और वो थोड़ा डिफरेंट धीरे धीरे समय के साथ अपने आप एक स्टाइल में डेवलप हो जाता है। और इसी के साथ इन्होंने एक चीज भी कही है कि कोई एक मेथड या कोई तरीका नहीं है एक फाइन आर्टिस्ट बनने का, एक फाइन पेंटर बनने का। वो अपना मेथड खुद डेवलप हो जाता है इस पूरी जर्नी में। अपने आप को इस पूरी जर्नी में जब हम कंटिन्यू करते चले जाते हैं, जो भी हमारे तरीके हैं चीजों को इंप्लीमेंट करने के, वहां से डिफरेंसेस पैदा होने लग जाती हैं। और एक बात जॉन कार्सन कहते हैं कि मैंने कभी भी दो पर्सन को नहीं देखा जो कलर को सेम तरीके से देखते हो। हर पर्सन कलर को डिफरेंट वे में देखता है। यानी कि एक दृश्य है, उसमें एक पर्सन, एक आर्टिस्ट उसमें कुछ अलग कलर्स फील कर रहा है, तो कोई दूसरा आर्टिस्ट उसमें अलग कलर फील कर रहा है। और जब उसी सेम सीन को जब वो अपनी पेंटिंग्स में उतारते हैं तो कलर में भी डिफरेंसेस दिखते हैं। और हर आर्टिस्ट को उस सीन को जब वो देख के बनाता है तो अपने आप उसका खुद का स्टाइल वहां पे रिप्रेजेंट होने लगता है, उसमें डिफरेंसेस आने लगते हैं, बावजूद उसके कि वो सेम सीन को या सेम व्यू को वो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि हैंडराइटिंग के केस में था कि शब्द सेम है, लिख सेम रहे हैं, लेकिन दिखने में दोनों शब्द अलग हैं ओवरऑल हैंडराइटिंग के मामले में। उसी तरीके से ये आर्ट के स्टाइल के बारे में यही कहते हैं। एक और पॉइंट जो जॉन कार्सन ओरिजिनलिटी के ऊपर कहते हैं कि कैसे एक बिगिनर पेंट करता है और जो उसके सामने है उसे वो बनाता है। नेचर से बना रहा है, उसके सामने जो चीज़ है वो हर एक चीज़ को पेंट कर रहा है। बाय द टाइम वो प्रैक्टिस को अपनी बढ़ाता चला जाता है, उसको बार बार वो उसको क्रिएट करते चले जाता है, तो उसको समझ में आता है कि जो वो पेंट कर रहा है उसमें कोई सी चीज़ ऐड करनी है, ये कौन सी चीज़ है जो ज़रूरत नहीं है उसको हटानी है, और कौन कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जो उसे अपने आर्टवर्क में रखने हैं। ये उसके समय के साथ धीरे धीरे समझ में आता है। अब इस केस में जो डिफरेंट आर्टिस्ट होते हैं जो उस सेम सीन को बना रहे होते हैं, वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें आर्टवर्क में रखनी है, वो ज़रूरत की चीज़ें हर किसी के लिए अलग होती चली जाती हैं। इस पर्सन के लिए जो इस पर्सन ने डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि इस सीन में जो ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एसेंशियल्स चीज़ें, इसको मैं इस आर्टवर्क में रखूंगा, बाकी चीज़ों को अवॉइड कर दूंगा। अब ये जो ज़रूरत है, ये जो एसेंशियल्स हैं, वो मेरे लिए एसेंशियल हैं, बाकी जो दूसरा कोई पर्सन उस सेम सीन को बना रहा होगा उसके लिए वो एसेंशियल्स दूसरे हो जाएंगे। और इसी तरीके से डिफरेंस पैदा होता है और यहीं से ओरिजिनलिटी आती है। और दिस इज द सीक्रेट ऑफ ओरिजिनलिटी, कहते हैं जॉन कार्सन। नेक्स्ट पॉइंट में जॉन कार्सन लैंडस्केप आर्टवर्क के ऊपर कुछ कहते हैं। लैंडस्केप पेंटिंग, क्योंकि जॉन कार्सन एक लैंडस्केप आर्टिस्ट है और लैंडस्केप के ऊपर एक टर्म ये यूज करते हैं जिसे ये कहते हैं लैंडस्केप सेंस। लैंडस्केप सेंस में ये कहते हैं कि ये चाहते हैं कि जो भी आर्ट लवर्स हैं, जो लैंडस्केप के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लैंडस्केप की पेंटिंग्स बना रहे हैं, उनके अंदर ये लैंडस्केप सेंस डेवलप हो। यानी कि ये सारी चीजें जो हम ऑब्वियसली करते हैं एक लैंडस्केप को बनाते वक्त कि हाँ ये सुंदर दिखना चाहिए, टेक्निकल पार्ट ऑब्वियसली स्ट्रांग होने चाहिए, कि पेड़ ऐसे सुंदर होने चाहिए, पेड़ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मान लो ऐसा होना चाहिए, बादल खूबसूरत होने चाहिए। ये जो बेसिक चीजें, ऑब्वियस चीजें हैं, उसके अपार्ट, उसके बियॉन्ड जाना एक लैंडस्केप सेंस, उसको इन्होंने कहा है। जैसे कि बादल को देख के फील हो वो सॉफ्टनेस, जमीन को देख के वो उसका भारीपन, उसका स्टिफनेस, उसकी हार्डनेस फील हो, पत्थर को देख के उसकी मजबूती, मतलब जो भी चीज वो देख रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उसका जो नेचर है वो फील हो सके उस लैंडस्केप में।
और इसी को वो नाम देते हैं लैंडस्केप सेंस। और ये चाहते हैं कि जो भी लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, जो लैंडस्केप को बना रहे हैं, वो इन चीज़ों को डेवलप कर सके और लैंडस्केप सेंस को पा सके। लास्टली जॉन कार्लसन एक लाइन कहते हैं कि एन आर्टिस्ट मस्ट नाइदर बी टू ड्रीमी नॉर टू मैथमेटिकल। इसका मतलब ये कि कोई भी आर्टिस्ट बहुत ज्यादा ड्रीमी नहीं होना चाहिए। ड्रीमी का मतलब यहाँ कहते हैं कि बहुत ज्यादा, जैसे कई सारे लोग आप देखते हो कि हाँ आज मन नहीं कर रहा है, या अभी मेरे पास इंस्पिरेशन नहीं आई है, या मैं इंस्पायर्ड फील नहीं कर रहा हूँ, या मैं बाद में करूंगा, या अभी मैं बस सोच रहा हूँ, आर्ट के बारे में सोच रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, तो सोचे ही जा रहे हैं, बना ही नहीं रहे हैं, बस सोचे ही जा रहे हैं। नाइदर टू ड्रीमी नॉर टू मैथमेटिकल। टू मैथमेटिकल मतलब सिर्फ बनाए जा रहे हैं, सिर्फ हार्डवर्क किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, स्केच किया तो बनाए जा रहे हैं, ना सोच रहे हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ सोच ही नहीं रहे, सिर्फ बनाए जा रहे हैं। तो नाइदर टू ड्रीमी नाइदर टू मैथमेटिकल, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। प्लस ये एक और लाइन कहते हैं कि ज्यादातर जो ग्रेट आर्टवर्क्स हैं उसमें एक सिंप्लिसिटी होती है, लेकिन वो सिंप्लिसिटी आउट ऑफ इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो कहते हैं कि एक चीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई आर्टवर्क बना रहा हूँ, उसमें सिंप्लिसिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है। यहाँ पे ये नॉलेज की लिमिटेशन को भी दर्शाता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि कितना प्रतिशत नॉलेज हेल्प करता है एक मास्टरपीस को बनाने में, नॉलेज की क्या भूमिका होती है एक मास्टरपीस को तैयार करने में। तो इन्होंने ये चीज कही कि नॉलेज अकेला काफी नहीं है किसी महान कलाकृति को, एक महान आर्टवर्क को बनाने में नॉलेज अकेला काफी नहीं है, वहां पे एक सिंप्लिसिटी की भी जरूरत है। लेकिन सिर्फ सिंप्लिसिटी भी काफी नहीं है, अदरवाइज एक बच्चे जैसी जो सिंप्लिसिटी होती है सिर्फ वो पाना होता तो कोई बच्चा भी आर्टवर्क बना लेता। वहां पे जरूरी है कि एक नॉलेज हो उस चीज की, प्लस ओवर ए पीरियड जो क्वालिटीज हमने समझी कि एक आर्टवर्क में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और किन चीजों को नहीं होना चाहिए और किन चीजों को होना चाहिए। हालांकि ये सारी जो भी बातें हैं ये बहुत ही एडवांस लेवल की इन्होंने कही है, बहुत बाद लेवल पे चीजें आएंगी, तो ये चीजें आपको सुन के कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन कंप्लीटली चीजें इन्होंने नॉलेज के लिमिटेशंस को भी बताया है कि सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है किसी आर्टवर्क को बनाने के लिए। अगर वो काफी होता तो कोई भी नॉलेज लेके आर्टवर्क को बना लेता, लेकिन सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे चीजें नहीं होती, सिंप्लिसिटी भी चाहिए। जो हमारी एबिलिटीज है एक चीजों को कनेक्ट कर पाने का, इमोशनल एस्पेक्ट को समझने का, कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए कौन से नहीं होनी चाहिए, नेचर को समझने का, जो सारे एलिमेंट्स जो एबिलिटीज है, जो ह्यूमन नेचर है, उन सब चीजों का भी इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। और वहां से एक सिंप्लिसिटी डेवलप होती है और वो सिंप्लिसिटी को जब हम अप्लाई करते हैं किसी आर्टवर्क में, वो आउट ऑफ इग्नोरेंस नहीं होता, वो हम डेलिबरेटली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिंप्लिसिटी को हम अपने तरफ से डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें चीजें नहीं पता है इसलिए चीजें अपने आप हमने सिंपल कर दी, हमें पता है और इसलिए हमने इसको सिंपल किया, वो जरूरी है। और एक लाइन ये फिर अंत में ये भी कहते हैं कि इसलिए हमें मास्टर पहले करना होगा टेक्निकलिटीज को। इस पॉइंट पे वापस घूम के ला रहे हैं कि हमें इसलिए पहले जो टेक्निकल पार्ट है उसको मास्टर कर लेना चाहिए, उसके ऊपर अपनी पकड़, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग वो कितनी क्लियर कर लेनी चाहिए, तब जाके ये सारी बातें जो हम समझ रहे हैं आर्ट के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और कभी भी इस चीज का फियर नहीं करना चाहिए, इस चीज से डरना नहीं चाहिए कि मेरा समय वेस्ट हो रहा है टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को सीखने में, क्योंकि ये चीज उतनी ज्यादा जरूरी है जितनी की वो थॉट जो आप रखते हो आर्टिस्ट बनने के लिए। क्योंकि जब तक इन चीजों पे आप बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, इन चीजों को समझने के लिए, कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए, टेक्निकल पार्ट को, फंडामेंटल को समझने के लिए अगर बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे और आप अगर ये सोचेंगे कि इसको सीखने में, इसको समझने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है यार, इसमें बहुत समय लग रहा है यार, तो अगर आप इस तरीके के थॉट्स को रखेंगे तो बाद में वही वीकनेस आपको बाद में परेशान करेगी और आपको फिर बहुत साल, आपका बहुत टाइम बर्बाद होने के बाद आप वापस आओगे इसको सीखने। इसलिए जरूरी है कि शुरू में जितना समय लग रहा है लगाओ, जितनी मेहनत लग रही है लगाओ, लेकिन टेक्निकल फंडामेंटल्स को कंप्लीटली समझो, सो दैट आगे की चीजों के ऊपर आप सही तरीके से आगे बढ़ सको। फंडामेंटल, टेक्निकल, अपने बेस के ऊपर काम करने के बाद एक पर्सन अपने आप एक्सप्रेस करना समझता है, अपनी जर्नी फिर वो खुद तय करता है। एक आर्ट का टीचर, एक गाइडर, एक मेंटर, जैसे मैंने अपने गुरुओं से जो भी सीखा वो फंडामेंटल लेवल तक सीख पाया, फंडामेंटल लेवल तक कोई किसी से समझ सकता है। उसके बाद जो क्रिएटिविटी की जर्नी होती है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने की जर्नी होती है, वो एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट को, एक आर्टिस्ट को खुद ही तय करनी होती है। और वही चीज है जो आपको समझनी होगी, जो मैंने गिटार का भी एग्जांपल दिया कि जो गिटार के स्ट्रिंग्स हैं उसको कैसे बजाना है, कितना बजाना है, कैसे पकड़ना है गिटार को, ये सब चीजें जो टेक्निकल पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है, उसको खुद आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको कोई टीचर हेल्प कर सकता है, ताकि आप कम समय के अंदर बेहतर तरीके से, सही तरीके से उसको सीख सको, समझ सको। आप उसको कई टाइम तक जो प्रैक्टिस बताई गई है उसकी प्रैक्टिस कर सको। लेकिन वो चीज जब आपकी क्लियर हो जाती है तो किस तरीके से उसमें क्रिएटिविटी ऐड करनी है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, वो एक आर्टिस्ट, वो गिटार प्लेयर, वो एक म्यूजिशियन खुद तय करता है। और उस जर्नी में आपको खुद चलना होता है, वहां पे आपको कोई लेके नहीं चल सकता, कोई आपको क्रिएटिविटी सिखा नहीं सकता, वो चीज आप खुद धीरे धीरे डेवलप करते हो।
एक्सप्रेस अपने आप को कैसे करना है वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। हम बचपन में रोते हैं तो कोई हमें सिखाता नहीं है कि रो बेटा, इस तरीके से रो, ऐसे रोते हैं। वो अपने आप का एक्सप्रेशन खुद का होता है। वैसे ही आर्ट में एक टेक्निकल स्ट्रेंथ आने के बाद जो एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, जो एक नेक्स्ट लेवल पे इमोशनल एस्पेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें अपने तरफ से आर्टिस्ट ऐड करता है, अपनी जर्नी वो खुद तय करता है। और ये अगेन यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप सबको, जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत देख रहा हूँ और यही सबसे बड़ी गलती है कि लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि सर हमारा स्टाइल कैसे डेवलप हो, कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें, कि हम अपना इमोशनल एस्पेक्ट कैसे डालें, कि हम इस आर्टवर्क में कोई मीनिंग कैसे डालें। अरे वो चीज नहीं सीखनी है, वही तो नहीं सिखाया जा सकता आपको, और लोग वही सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड गोल को ट्राई कर रहे हैं सीखने का, जबकि वो हमें खुद चलना होता है। और जो शुरुआत, बुनियादी जो स्टेज है जिसे हमें सीखना चाहिए, लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में खूबसूरत वो सारी चीजें लगती हैं। और जब आपकी ये सारी चीजें बेसिक लेवल पे सब बातें क्लियर हो जाएंगी, तो आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाओगे कि क्या सीखना है, किन चीजों पे फोकस करना है, और किन जगहों पे हमें किसी और से ना पूछ के खुद ट्राई करना है, खुद एक्सपेरिमेंट करना है। और खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने बेस को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे ही आप एक्सपेरिमेंटेशन कर पाओगे या अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने में काबिल बनेंगे। तो ये सारी बातें जॉन कार्लसन से मैंने समझी, जो कि मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि ये पॉइंटर्स आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने में मदद करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, एटलीस्ट अपने बातों को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेंगे, सो दैट इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी आर्ट में आप इम्प्लीमेंट कर पाए और वहाँ पे प्रैक्टिस करके चीज़ों को समझ के वहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन को और ज़्यादा क्लियर कर पाए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ओके, थोड़ा सा आलसपन छोड़ के बताइएगा, क्योंकि आपके बताने से ही मुझे क्लियर होगा कि ऐसे वीडियोस आप चाहते हैं या नहीं चाहते, तभी मैं आगे बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। तो एक बार आप बताइएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एवरीबॉडी, लव यू ऑल।